Historiography, development in the West. So it's history first chapter. Today we are starting with history 10th standard. First chapter is historiography, development in the West. Before starting, just let you know, history it's not so interesting. History इतना interesting नहीं है. A very few student find it interesting. रहता है ऐसा कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग, लेकिन इतना भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. तो मुझे तो लगता है कि लोग वीडियो भी पूरा ना देखें, ठीक है. बट हिस्ट्री इज स्कोरिंग, ठीक है. दो हिस्ट्री इज बोरिंग बट हिस्ट्री इज स्कोरिंग. मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, दे गेट 40 आउट ऑफ 38, 39, 40 मार्क्स, 40 आउट ऑफ 14 बोर्ड. दे इजली स्कोर 40 आउट ऑफ 38. तो डेट डिपेंड्स कि कितना तुम इंटरेस्ट लेते हो. तो इंटरेस्ट लो, पूरा वीडियो देखो, डोंट क्विट. इसमें आंसर्स भी है, ठीक है. और चैप्टर के बारे में सीक्रेट आई विल टेल यू एट द एंड, ठीक है, कि क्या पढ़ना है, इसमें कितना पढ़ना है, वो मैं एंड में बताऊंगा. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट. हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट. तो द चैप्टर इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, सेकेंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, थर्ड पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स इन यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी, फोर्थ वन इज नोटेबल स्कॉलर. ठीक है, अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है, नॉट सो इंटरेस्टिंग, बट हर इंटरेस्टिंग चीज़ ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अनइंटरेस्टिंग भी पढ़ना चाहिए, ठीक है. और जितना पढ़ोगे उतना नॉलेज तो एक्सपांड होगा. और फाइनली यू हैव टू वर्क फॉर योर परसेंटेज. फाइनली हमें तो हमारे परसेंटेज के लिए वर्क करना है. तो इट्स इन आवर सिलेबस, सो वी हैव टू स्टडी. ऑलराइट. Historical research, writing and studies are carried out with an objectives of understanding the chronology of past event and their interconnection. जितनी भी हिस्टोरिकल रिसर्च है, राइटिंग है, उसकी पढ़ाई है, ये सब किस मकसद से की जाती है? अंडरस्टैंडिंग के लिए. क्या अंडरस्टैंड करने? द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन. जो इवेंट हुए पास्ट में, हिस्ट्री इज पास्ट, जो हो गया उसकी क्रोनोलॉजी समझने. क्रोनोलॉजी मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्रॉपर ऑर्डर में, और उनका आपस में कनेक्शन क्या है, उनका आपस में लिंक क्या है, ये समझने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल राइटिंग और हिस्टोरिकल स्टडीज की जाती है. इनका मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव मकसद. दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. हिस्ट्री कंटिन्यूस है, तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग, स्टडीज, ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है. तो उसकी क्रोनोलॉजी समझने के लिए कि क्या ऑर्डर में हुआ है और उनका इंटरकनेक्शन क्या है, आपस में क्या लिंक है. इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड. देखो, हिस्ट्री और साइंस में कंपेयर किया गया है. साइंस में क्या होता है, फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में क्या होता है, एम्पेरिकल मेथड यूज होते हैं. एम्पेरिकल मेथड मतलब लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. साइंस फिजिकल साइंस हो या नेचुरल साइंस हो, उसको हम लोग लैब में कर सकते हैं, ठीक है. लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट होगा, उसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन होगा, ठीक है. इज यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज. साइंस में एम्पेरिकल मेथड यूज होता है, यानी लैब मेथड. लैब में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन होता है और उससे वेरीफाई किया जाता है जो भी नॉलेज है साइंस से रिलेटेड. दिस मेथड अलाउड्स फॉर्मुलेटिंग लॉ दैट रिमेन्स थ्रू रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस. और इसकी मदद से जो एक्सपेरिमेंट किए या जो भी ऑब्जर्वेशन किए, उसकी मदद से लॉज बनाए जाते हैं. और ये लॉज टाइम और स्पेस पे आधारित नहीं होते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. ये लॉज सब जगह एप्लीकेबल होते हैं. जैसे न्यूटन्स ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, तो ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, ये मून पे भी, ये लॉ मून पे भी एप्लीकेबल है. ये लॉ कोई भी प्लेनेट पे तुम जाओगे वही लॉ चलेगा. मतलब वो लॉ के हिसाब से ही फोर्स कैलकुलेट होगा, ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट होगा, एक्सेट्रा, ठीक है. तो वो स्पेस जगह पर आधारित नहीं है. टाइम, न्यूटन्स ने लॉ बनाया था 100 साल पहले, अभी भी वही लॉ चलेगा, ठीक है. समझे? मतलब जो लॉज बनते हैं, जो लॉ या फॉर्मूलाज बनते हैं, जो लॉ फॉर्मुलेट होते हैं, वो टाइम और स्पेस पर आधारित नहीं है. दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली. उन लॉ को कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं बार बार. ऑलराइट. नेक्स्ट, इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी. साइंस का तो मैंने अभी बताया, हिस्ट्री को साइंस से कंपेयर कर रहे हैं.
हिस्टोरिकल रिसर्च को लैब में नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल रिसर्च को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में नहीं रख सकते। एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हिस्टोरिकल रिसर्च पे, ना उसका कोई ऑब्जर्वेशन आएगा। ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज वी वेर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। देखो, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं हिस्ट्री को जैसा साइंस में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं थे जब वो इवेंट हुआ, जब हिस्ट्री में वो ओकेशन हुआ, जब वो इवेंट हुआ। पहले जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल महाभारत हुआ, तो हम लोग जब महाभारत हुआ था तब प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। और ना ही हम उसको रिक्रिएट कर सकते, ना हम वो टाइम और स्पेस पे थे, ना हम उसको रिक्रिएट कर सकते, वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लैब में नहीं पढ़ सकते, बस उसका एक हम लोग बोलते हैं ना, उसको एक लिख सकते हैं या उसका कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियो या फिर एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉ दैट रिमेन्स थ्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। ना हिस्ट्री में लॉ बना सकते हैं, ना हिस्ट्री में कोई ऐसा लॉ बना सकते हैं जो टाइम और स्पेस पर आधारित ना हो, वैसा भी नहीं कर सकते। जैसा साइंस में कर सकते वैसा हिस्ट्री में नहीं कर सकते। साइंस में हम लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंटली रिक्रिएट कर सकते हैं, जो भी एक बार हुआ उसको रिक्रिएट बार बार लैब में कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस में आकर हम लोग उस वक्त नहीं है तो फिर से मतलब कर सकते हैं, सामने नहीं देखा, या फिर उसको हम देख भी सकते हैं। हम लोग हिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री के रिसर्च को लैब में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ना ही हिस्ट्री में कोई ऐसा लॉ फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो टाइम और स्पेस के हिसाब से सब जगह ट्रू रहे, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री जो हो गया वो हो गया, तो जो हो गया वो इवेंट को हिस्ट्री बोलते, तो उस वक्त हम लोग नहीं थे उसको देखने, ना हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। To begin, we need an expert who knows the language and script of the historical documents in order to read it and understand its meaning. अगर हिस्ट्री समझना है तो हमें उसके लिए कौन चाहिए? एक्सपर्ट। हिस्ट्री के लिए कौन लगेगा? हिस्ट्री के लिए एक्सपर्ट चाहिए, जिसको नॉलेज हो, जो लैंग्वेज समझता हो, स्क्रिप्ट समझता हो, ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को समझता हो, ऐसे एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसका मतलब समझने के लिए या स्क्रिप्ट का या लैंग्वेज समझने के लिए हमें कौन चाहिए? एक्सपर्ट, ठीक है। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, author style of writing, manufacturing date and type of paper, stamp of authority etc, ठीक है। और एक्सपर्ट एग्जामिन भी करना चाहिए। एग्जामिन मतलब चेक, एक्सपर्ट चेक भी करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब प्योरिटी। प्योरिटी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ऑथेंटिसिटी मतलब कितना सही है, कितना कंफर्म है, कितना सच है वो डॉक्यूमेंट्स, मतलब कितना प्योर है, ठीक है, ओरिजिनल है, कितना ओरिजिनल है उसको बोलते हैं ऑथेंटिसिटी। उसकी ओरिजिनलिटी को एग्जामिन करना चाहिए ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया। और उसको इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मतलब टेक्निक्स, तरीका। और वो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए उसको क्या क्या तरीका आना चाहिए? लेटरिंग स्टाइल, लेटर कौन से स्टाइल में लिखा है, ऑथर का लिखने का स्टाइल क्या है, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, जिसने लिखा है उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो कब मैन्युफैक्चर हुआ, टाइप ऑफ पेपर, कौन सा पेपर जो यूज हुआ है उसका वो कौन से टाइप का है, स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, अगर उस पर कुछ स्टैम्प लगा है, थप्पा स्टैम्प लगा है तो वो कैसा है, तो वो कौन सी अथॉरिटी का है, एक्सेट्रा। सच ए डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय ए हिस्टोरियन। और उसके बाद एक्सपर्ट ने एक बार एग्जामिन किया, उसके बाद हिस्टोरियन उसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। स्क्रूटिनाइज मतलब क्रॉस चेक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस। एक बार एक्सपर्ट ने एग्जामिन कर लिया तो उसके बाद हिस्टोरियन को उसको क्रॉस चेक, स्क्रूटिनाइज करना चाहिए हिस्टोरिकल रेफरेंसेस यूज करके, ठीक है। अब इसमें कोई आंसर नहीं है, फर्स्ट पेज में इसमें कोई आंसर नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक चार्ट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो इसके लिए फर्स्ट पेज भी एक्सप्लेन किया, मतलब बैक साइड के आंसर्स में से कोई आंसर इसमें नहीं है। देखो मैं आंसर्स का मार्किंग भी साथ में बताऊंगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करते वक्त जो आंसर्स है वो भी बताऊंगा। और हिस्ट्री में सिर्फ टेक्सचुअल आंसर्स ही पढ़ना रहता है, एक्स्ट्रा करना है करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
लेकिन 90% टेक्सचुअल आंसर्स से आता है। टेक्सचुअल आंसर्स मीन्स टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है उसमें से आता है। टेक्स्ट बुक के बैक पे जो क्वेश्चंस है इसी में से आता है 90%। फॉर हिस्ट्री ओनली, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर साइंस। साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में 30% टेक्सचुअल है और साइंस में 30% टेक्सचुअल के टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आएंगे, 70% टेक्स्ट बुक में से कुछ भी आ सकता है। फॉर साइंस, फॉर ज्योग्राफी इज 50-50, फॉर हिस्ट्री इज 90-10। 90% टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है 90% यू आर गोइंग टू फाइंड। 10% टेक्स्ट बुक में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो 90% आ रहा है और उसमें भी ऑप्शन है तो यू कैन स्कोर 100%। अगर टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे क्वेश्चंस परफेक्टली कर लोगे so you can easily gain 100%. all right, next, this is second page. Method of various disciplines. आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। Methods of various disciplines are useful in historical research. Methods of various disciplines. Disciplines मतलब ट्रेनिंग एक्टिविटीज, ट्रेनिंग करने के तरीके, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च में और भी बहुत सारी ट्रेनिंग के तरीके यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्कोलॉजिकल, ठीक है। देखो और भी डिसिप्लिन्स मतलब स्टडी या ट्रेनिंग, ठीक है, स्टडिंग एक्टिविटी। तो और भी पढ़ाई के तरीके हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। एक है आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, पुरानी चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है, उनकी पढ़ाई की जाती है, उसको कहते हैं आर्कोलॉजी। जो लोग आर्कोलॉजी करते हैं उनको कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। ज़मीन में खुदाई किए तो पूरा एक सिविलाइजेशन, पूरा एक शहर निकला ज़मीन के अंदर से, उसको कहते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो हरप्पा सुना होगा नाम, ठीक है। तो पूरा एक सिविलाइजेशन ज़मीन से निकला, तो आर्कोलॉजिस्ट उस पर रिसर्च करके पता किए कि ये कितने साल पुराना है, ये सिविलाइजेशन इंडिया में कब था, ये कैसे ज़मीन में दब गया, ठीक है। तो आर्कोलॉजी। आर्चीवल मतलब बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, किताबें, ठीक है। आर्चीवल साइंस तो बुक की साइंस, डॉक्यूमेंटल साइंस। मोन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब हैंड राइटिंग्स, ओल्ड टाइप की कैसे उन लोग अलग स्टाइल में जो लिखते थे हैंड राइटिंग। इपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब सिंबल, डिजाइन, नक्शी। इंस्क्रिप्शन मतलब नक्शी। देखो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया है, ये एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये एक इंस्क्रिप्शन है, कहाँ का है हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, विल डू इट। फिलहाल देख लो ये ऐसा इंस्क्रिप्शन होता है। इसमें कुछ सोल्जर्स है, सोल्जर्स के हाथ में स्पीयर्स है, भाला, और शील्ड है यानी ढाल। आगे कोई चीफ है उनका, सरदार सोल्जर्स का, एक्सेट्रा, और कुछ और इसमें इंस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। पहले के ज़माने में कैमराज नहीं थे, हमें कुछ इवेंट याद रखना है तो हम फट से मोबाइल निकालते, फ़ोटो खींच लेते है ना, वो हमारा इवेंट, हमारी मेमोरी बन गई। इन लोग कैसा इवेंट करते थे, इन लोग को इवेंट याद रखना था तो तभी कैमरा नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, मेटल या स्टोन पे कार्विंग करते थे और इंस्क्रिप्शन बनाते थे, और इसी को कहते हैं एपिग्राफी। ऑलराइट। एनालिसिस ऑफ लेटर स्टाइल। एनालिसिस मतलब चेक, एग्जामिन ऑफ लेटर स्टाइल। लेटर का स्टाइल क्या है, लेटरिंग स्टाइल। लेटरिंग मतलब अल्फ़ाबेट्स, वो लोग जो टाइप के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे उसका एनालिसिस। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, भाषा, कौन सी भाषा में लिखते थे। न्यूमिस्मैटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन, उनके कॉइन की पढ़ाई, ठीक है, मतलब कॉइन्स कैसे यूज़ करते थे वो लोग। लास्ट है जीनियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीनेज यानी एंसेस्ट्री। जीनियोलॉजी मतलब पूर्वज, लिंक क्या है, पूर्वजों का हम तक लिंक क्या है, ठीक है, तो जीन्स, जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनेज। तो ये सारे मेथड यूज करके हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में ये सब मेथड यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे 1.1। अभी तक हमने जो पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था हिस्टोरियोग्राफी का। अभी मैंने बताया चैप्टर 4 सेक्शन में डिवाइडेड, तो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। देखो आंसर्स है इसमें, मैं डायरेक्ट बताते जाऊंगा, बाद में तुम लोग उसको नंबर वाइज सेट कर देना। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी कहाँ से शुरू हुआ, हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन मतलब उसका रिवाज, हिस्टोग्राफी करने का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ, ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, मतलब एक ये लिखने का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी।
We have learnt about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narratives. हमने सीखा है historical research method क्या क्या है, ठीक है, historical research method, ठीक है. Next, critically examining the historical sources, अच्छी तरह से एग्जामिन करना, ठीक है. क्रिटिकली मतलब डीपली, एग्जामिन करना मतलब चेक करना, द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव्स, और जो भी हिस्टोरिकल है उसको नरेटिव्स, उसके नरेटिव्स लिखना, मतलब किसने क्या बोला है वो नरेटिव्स के साथ लिखा जाता है, ठीक है, या किसने लिखा है, कौन नरेट कर रहा है पूरा हिस्टोरिकल इवेंट. नेक्स्ट, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. पीछे क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, तो आंसर ये है क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स लिखने को कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी. सो क्रिटिकल टफ हिस्टोरिकल नरेटिव्स को लिखने को ही कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी. क्रिटिकली मतलब एग्जामिन करके अच्छे से उसको चेक वेक करके जो हिस्टोरिकल नरेटिव्स लिखेगा उसको कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी. तो दिस इज द आंसर. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी. थोड़ा सा इसमें और ऐड करके लिखने का, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए एक लाइन में नहीं मिलेगा, तो आगे भी लिखने का. अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नरेटिव्स इज एन हिस्टोरियन. जो स्कॉलर्स लोग ये नरेटिव्स लिखते हैं उसको कहते हैं हिस्टोरियंस. जो स्कॉलर्स ये नरेटिव्स लिखते हैं उसको कहते हैं हिस्टोरियंस. सो एक आंसर कवर हो गया तुम्हारा, जस्ट बाय इट विथ एक्सप्लेनेशन. एक आंसर तुम्हारा हो गया. सेकेंड, the historian cannot include every past event in his narratives. This inclusion and interpretation of historical event by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. देखो सब कुछ वो नरेटिव सब कुछ सारे इवेंट्स नहीं लिख सकता, सारे इवेंट्स सब कुछ नहीं, हिस्टोरिकल इवेंट में सब कुछ नहीं लिख सकता. जैसे हर छोटी छोटी डिटेल्स थोड़ी लिख सकता है कि किंग वेंट टू बाथ, ही केम आउट, ही वॉश्ड हिज हैंड, ऐसा सब कुछ नहीं रहेगा. सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही लिखी जाएगी, ठीक है. क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या इंटरप्रेट करना है. इंक्लूजन मतलब जो लिखना है और उसको लोगों तक इंटरप्रेट, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है हिस्टोरिकल इवेंट्स को. ये किस पे डिपेंड करता है, उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे, ठीक है. वो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट का फ्रेमवर्क क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या इंक्लूड करेगा और क्या इंटरप्रेट करेगा, ठीक है. हिस्टोरियन जो रहते हैं, हिस्टोरियन कौन है पता है ना, जो हिस्टोग्राफी को जो हिस्टोरिकल क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स लिखते हैं उन्हें कहते हैं हिस्टोरियन. जो क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स रहती है लिखी जाती है उसको कहते हैं हिस्टोग्राफी, और जो हिस्टोग्राफी लिखते हैं उसे कहते हैं हिस्टोरियन. तो हिस्टोरियंस ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ नहीं इंक्लूड करते, ठीक है. खाली उनको क्या है, जो उनका कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड ही वो इंक्लूड करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे. ऑलराइट. his style of writing is determined by the conceptual framework. उसका लिखने का स्टाइल किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट का मीनिंग भी बता देता हूं. कॉन्सेप्ट मतलब उसका बेस क्या है, क्या बेसिक पर लिख रहा है, टॉपिक क्या है. कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वर्क मतलब उसका टॉपिक क्या है, वो किस टॉपिक पे वर्क कर रहा है. ऑलराइट. फ्रेमवर्क मतलब उसका बाउंड्री, दायरा, किस दायरे के, मतलब कौन से टॉपिक के दायरे में काम कर रहा है, ठीक है. The tradition of writing historical narratives, that is historiography, was not prevalent in the ancient society of the world. ठीक है. देखो एंशियंट सोसाइटीज, पहले के ज़माने में हिस्टोग्राफी को कोई केयर नहीं करता था, हिस्टोग्राफी के नरेटिव राइटिंग पे किसी को इंटरेस्ट नहीं था. तो पहले कोई इसको सपोर्ट, प्रिविलेंट मतलब सपोर्ट या फैसिलेट नहीं करता था, कोई बढ़ावा नहीं देता था, एनकरेज नहीं करता था, ठीक है. However, that does not mean that they are not aware of the historical time or were not eager to know about it. इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम के लोग हिस्ट्री के बारे में अवेयर नहीं थे या वो उत्सुक नहीं थे उसके बारे में जानने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. Ancient people also felt the need of passing on stories of life and valors of ancestor to the next generation. Ancient लोगों को भी महसूस होता था कि स्टोरीज आगे जानी चाहिए,
जो स्टोरीज है और वेलर्स है, वेलर्स मतलब ब्रेव वर्क, जो वॉर हुए, वॉर में जो बहादुरी से लड़ा गया और जिन्होंने भी जो साहसी काम किए, ग्रेट वर्क किए, ब्रेव वर्क किए, ठीक है, ये सारी स्टोरीज और उनका ब्रेव वर्क्स हमारे एंसेस्टर्स का आगे जाना चाहिए, आगे के जनरेशन को पता चलना चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल हिस्टोरिकल मूवीज देख लो, तुम्हें समझ जाएगा। जैसे वो अभी आई थी ना लेटेस्ट में बाहुबली, बाहुबली में बहिष्मती किंगडम का पूरा हिस्ट्री है, बहिष्मती किंगडम का पूरा हिस्ट्री नरेट किया गया है, ठीक है, समझा। ऐसे ही बहुत सारे टीवी सीरियल्स है, महाभारत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें पुराने किंगडम्स को एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग। देखो एंशिएंट कम्युनिटीज ने, जो पुराने जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री आगे पास करने के लिए क्या करते थे वो लोग? केव पेंटिंग, ठीक है, केव गुफा में जो पेंटिंग वगैरह करते थे। स्टोरी टेलिंग, उन लोग कैसा हिस्ट्री आगे पास करते थे? बाय स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, सॉन्ग एंड बैलेड्स। बैलेड्स मतलब पोइट्री, स्मॉल पोइट्री विद स्टोरीज, स्मॉल पोइट्री या स्मॉल पोयम नरेटिंग स्टोरीज, ठीक है। मैंने मीनिंग्स यहाँ लिखी है। वेलर का भी मैंने यहाँ लिखा है ग्रेट वर्क, ब्रेव वर्क। प्रेविलेंट का मीनिंग लिखा है सपोर्टिव, ठीक है। सो मीनिंग्स मैंने यहाँ पे सब लिखी है ताकि तुम लोग के लिए अच्छा हो, ठीक है। और ये सब जो मार्किंग्स दिख रही ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंसर्स है, ठीक है। तो यू विल गेट द आंसर इजली फ्रॉम हियर। तो पुराने लोगों ने, जो एंशिएंट लोग हैं, उन लोगों ने भी हिस्ट्री आगे पास करना चाहते थे। उसके लिए उनको राइटिंग नहीं था, वो जमाने में राइटिंग शायद डेवलप नहीं हुई थी, तो वो लोग केव पेंटिंग करते थे, स्टोरी टेलिंग के थ्रू राइटिंग को फॉरवर्ड करते थे, सिंगिंग, सॉन्ग एंड बैलेड्स के थ्रू अपना बोलते हैं ना हिस्ट्री को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते थे। दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो आज जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी। ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाती थी नेक्स्ट जनरेशन तक? बाय केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग एंड बैलेड्स, ठीक है, समझा। अभी नेक्स्ट जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हिस्टोग्राफी को सोर्स कहाँ से मिलता है? वहीं से। मॉडर्न हिस्टोग्राफी यही सब चीजों पे निर्भर है, ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी पे, अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट लिखने के लिए। सो मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ठीक है। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ पर है चारों, फर्स्ट, सेकेंड, पीछे के पेज पे 2, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अभी इधर ये भी क्वेश्चन है शायद, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? तो यू हैव टू राइट दिस। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है 4 मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4। देखो मैं साथ में क्वेश्चन आंसर भी कर रहा हूं, और हिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर्स ही, यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। लेकिन लेसन एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और साथ में आंसर्स भी एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है। बस तुम्हें आंसर खुद मार्क करने हैं, ठीक है, मतलब इजली यू विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। आखिर चैप्टर पूरा वीडियो देखोगे तो आंसर बीच में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, फिर पढ़ लो। यू हैव टू बाय हार्ट, हिस्ट्री में बाय हार्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट बिगिंस विद द फॉर्मुलेशन रिलेवेंट क्वेश्चन। तो मेथड किस पे बेस्ड है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे। पहला, मॉडर्न हिस्टोग्राफी किस पे निर्भर है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे, मतलब साइंटिफिकली चीजों को जांचा और परखा जाएगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं। कार्बन डेटिंग तुमने सुना होगा। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस का मेथड है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी पुरानी चीज का एज डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना है। 500 साल पुराना है, 1500 साल पुराना है, 12,000 साल पुराना है, सब पता चलेगा। किसके थ्रू? बाय कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक मेथड है साइंस में, कार्बन डेटिंग, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का एज पता कर सकते हैं, मतलब वो कितने साल पुराना है, ये हम उसको उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के थ्रू, ठीक है। सो मॉडर्न हिस्टोग्राफी किस पे डिपेंड करती है? पहला, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन, और साइंस मीन्स क्वेश्चनिंग, साइंस मीन्स तो फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चनिंग, ठीक है।
साइंस मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग, तो वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेवेंट क्वेश्चंस। रिलेवेंट मतलब रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये क्वेश्चंस क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये क्वेश्चन एंथ्रोपोसेंट्रिक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब मीनिंग दिया है यहाँ पे, इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। किस पे डिपेंड, ये क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक रहेंगे। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब कर्म पे निर्भर करेंगे। जो एंशिएंट लोग हैं, जो एंशिएंट ह्यूमन मेंबर्स है, उनके डीड्स, जो पुराने जमाने के लोग थे उनके कर्म, डीड्स मतलब कार्य, कर्म जो उन्होंने काम किए, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन होगा। इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है। देखो, इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स मतलब उन्होंने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या कर्म किए, ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, वो पीरियड के लोगों के कार्य क्या क्या थे। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स, और हिस्ट्री कोई रिलेशनशिप नहीं बताता है डिवाइन, गॉड और ह्यूमन डीड्स के बीच में। गॉड्स और ह्यूमन डीड्स, इंसान के कर्म और डिवाइन गॉड, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप हिस्ट्री नहीं प्रूफ करता है, ठीक है। हिस्ट्री ये नहीं बोलता है कि इंसान के कर्म के ऊपर डिवाइन मतलब गॉड का रूल इंसान के कर्मों की वजह से, ये हिस्ट्री कहीं पे भी सजेस्ट नहीं करता है। हिस्ट्री कोई कोई रिलेशनशिप नहीं बताता है डिवाइन और ह्यूमन डीड्स के बीच में। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ऑलराइट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, आंसर टू द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, और जो भी आंसर मिलेगा उसके साथ भरोसेमंद सबूत होना चाहिए। जो भी आंसर मिलेगा उसको सपोर्ट देना पड़ता है, किसका, भरोसेमंद, रिलायबल, भरोसेमंद, एविडेंस, सबूत। जो भी आंसर है वो सबूत के साथ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, एक जर्नी है। हिस्ट्री असल में क्या है, जर्नी है, इंसानियत की जर्नी है, इंसानों की जिंदगी के बारे में, जो पास्ट से लेके अभी तक जो इंसानों ने काम किए, इंसानों ने जो कर्म किए, काम किए पहले से लेके अब तक, उसकी पूरी जर्नी का ग्राफ है हिस्ट्री, ऑलराइट। नेक्स्ट, इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक मैंने पढ़ाया, दिस इज आस्क्ड एज, पीछे क्वेश्चन रहेगा, स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो यू हैव टू राइट दिस 4 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट, it is said that the modern historiography with above characteristic has its root in the ancient Greek historical writing. क्या बोला जाता है, जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है, ठीक है, ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न हिस्टोग्राफी के, इसकी जड़ें किधर है, एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग में। कहाँ से आई है वो, जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वो किस पे निर्भर है, एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग पर। ग्रीक एक देश है, ठीक है। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, हिस्ट्री असल में कहाँ से आया है, ग्रीक से, ठीक है। हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 15th सेंचुरी बीसी, 15th सेंचुरी बीसी का एक ग्रीक का हिस्टोरियन जिसका नाम है हेरोडोटस, ठीक है, यूज्ड इट फर्स्ट फॉर हिज बुक एंटाइटल्ड द हिस्ट्रीज। उसने सबसे पहले एक बुक लिखी, उसका बुक का नाम क्या था, एंटाइटल्ड, नाम बुक का नाम था द हिस्टोरीज। तो हिस्टोरीज मतलब हिस्ट्री, ठीक है, हिस्टोरीज। और ये कहाँ से शुरू हुई, किसने स्टार्ट किया, ग्रीक का हिस्टोरियन था, नाम था हेरोडोटस, ठीक है, ग्रीस से, तो ये ग्रीस से आया। अब देखो हिस्ट्री को स्प्लिट करके पढ़ो, ऐसे ही अलग से बता रहा हूँ। ही स्टोरी कहानियाँ, ही स्टोरी ह्यूमन की कहानियाँ, हिस्ट्रीज ह्यूमन की स्टोरीज कहानियाँ, अच्छा ही तो ह्यूमन अबाउट ह्यूमन स्टोरीज, ऐसा कुछ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं, ठीक है। अच्छा, बुक बहुत गंदी कंडीशन में है, यू कैन सी दीदर है, नीचे भी और भी है, पीछे तो शायद उसने चाय भी गिराई है। क्योंकि मेरी बुक नहीं है, मेरे पास बुक नहीं थी, इसलिए अब तक हिस्ट्री का वीडियो नहीं बना रहा था। मैंने ये बुक एक स्टूडेंट से बोरो की है और उसने इसको बहुत ख़राब कंडीशन में रखा था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज ही विल फील बैड। जो भी है, बुक कंडीशन में नहीं थी, इट वॉज ऑलमोस्ट टू डाई,
मतलब उसका बोलते ना काम होने वाला था, बट मेरे पास आ गई है। मैंने उसको थोड़ा रबर से थोड़ा पॉलिश किया है, ठीक है, थोड़ा क्लीन किया है, थोड़ा वेंटिलेशन दिया है, मतलब वेंटिलेटर पे जो भी है तो उसमें थोड़ी लाइफ है। ऑलराइट, तो लेट्स यूज इट। 1.3 देखो, 2 पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट चल रहा है 1.3। मैंने बोला चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड है, तो थर्ड पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स इन यूरोपियन हिस्टोग्राफी। साइंटिफिक फीलिंग्स आने लगी यूरोप में, साइंस और हिस्टोग्राफी को लेकर यूरोप में डेवलपमेंट होने लगा साइंटिफिक नॉलेज में यूरोप में, ठीक है, और हिस्टोग्राफी में डेवलपमेंट होने लगा। 2 टॉपिक में यूरोप में, एक तो साइंस और हिस्टोग्राफी, दोनों का रिलेशन, ठीक है। टिल द 18th century सी यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। 18th सेंचुरी तक यूरोप में अच्छा खासा प्रोग्रेस आ गया। कौन सी फील्ड में? फिलोसफी मतलब इंग्लिश हिंदी मराठी, फिलोसफी लैंग्वेज, फिलोसफी मतलब लाइफ के बारे में गहराई से सोचना, बोलना, लिखना, इसको कहते हैं फिलोसफी। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन्स इमोशन, ह्यूमन्स फीलिंग्स और ह्यूमन की स्टोरीज एक्सेट्रा, ये सब फिलोसफी में आते हैं। जितनी पोइट्रीज है फिलोसफी, जो पोएट्स रहते हैं वो फिलोसफर रहते हैं, ठीक है। फिलोसफी एंड साइंस और फिलोसफी में बहुत अचीवमेंट किया यूरोप ने 18th सेंचुरी में, यानी 1700 एंड समथिंग, 1705, 17 से लेके 1701 से लेके 1799 तक, इसको बोलते हैं 18th सेंचुरी, ठीक है। इसमें बहुत अचीवमेंट किया। स्कॉलर्स बाय देन हैड कम टू बिलीव इन पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। स्कॉलर्स, जो जानकार लोग थे, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, समझदार, इन लोग ने क्या किए, उन लोग ये मानते थे कि सोशल और हिस्टोरिकल सच्चाई पढ़नी चाहिए साइंटिफिक मेथड में, ठीक है। साइंटिफिक मेथड यूज करके सोशल और हिस्टोरिकल सच्चाई जान सकते हैं, मतलब साइंटिफिक मेथड यूज करके, अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके सोशल और हिस्टोरिकल ट्रूथ ढूंढना पॉसिबल है। नाउ द फिलोसफिकल डिस्कशन फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन ऑब्जेक्टिव्स इन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। और जो फिलोसफिकल डिस्कशन 17th सेंचुरी में क्या होने लगा, 17th सेंचुरी के आसपास जो फिलोसफिकल डिस्कशन था उसमें ज्यादातर किस पे फोकस करने लगे, हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी पर फोकस करने लगे। प्रायर टू 18th सेंचुरी, प्रायर टू हिस्ट्री मतलब इतिहास, हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री को लिखना, हिस्ट्री को अच्छे से चेक करके लिखना, इसको कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। तुम लोग बोलेंगे सर हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी में फर्क क्या है, तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हिस्ट्री एक इवेंट है, वो इवेंट को जांच पड़ताल करके, एग्जामिन करके कितना सच है नरेट करना, इसको कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। Prior to the 18th century, all European universities were interested in the philosophical discussion revolving around divine phenomena. 18th century के आसपास जितने भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थे वो सब philosophical discourses revolving around the divine phenomena, ठीक है। 18th century में जितने भी है वो क्या कर रहे थे, डिवाइन फेनोमेना पे डिस्कोर्स कर रहे थे। ज्यादातर जितने भी यूरोप में यूनिवर्सिटीज थी उसमें फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, उसमें फिलोसफी की सिखाई जाती थी, तो यानी फिलोसफिकल डिस्कोर्स होता था। डिस्कोर्स मतलब टाइप ऑफ कोर्स, एक्टिविटी, सिखाना, डिस्कोर्स मतलब सिखाना, शिक्षण देना, ठीक है। रिवॉल्विंग, उनका जो भी डिस्कोर्स था वो किसके आसपास था, डिवाइन फेनोमेना, डिवाइन मतलब गॉड से रिलेटेड फेनोमेना, ठीक है, गॉड से रिलेटेड फेनोमेना। देखो अलग अलग धर्म में अलग अलग लोग मानते हैं, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन है तो जीसस को बिलीव करते हैं, मुस्लिम है अल्लाह को बिलीव करते हैं, और क्रिश्चियन भी अल्लाह को बिलीव करते हैं लेकिन दे से जीसस इज द सन ऑफ गॉड। मुस्लिम भी अल्लाह को बिलीव करते हैं बट दे से मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड एंड जीसस इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ठीक है। हिंदू अलग धर्म में बिलीव करते हैं, मतलब मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते हैं। फिर ज्यूज है, सिख है, ईसाई, ऐसे बहुत सारे रिलीजन है। तो जो फिलोसफिकल डिस्कोर्स हो रहा था यूरोप में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन, यूरोप में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन, तो वो लोग डिवाइन फेनोमेना यानी क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है।
गॉडली, गॉड से रिलेटेड, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट क्रिश्चियन। डिवाइन मतलब गॉडली। हाउएवर डिवाइन को हम लोग हिंदी में पवित्र भी बोलते हैं, पवित्र, ठीक है, पवित्र, पाक, उर्दू में पाक बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगेन टू चेंज, लेकिन धीरे धीरे ये नजरिया बदलने लगा। धीरे धीरे 18th सेंचुरी में असल में यूनिवर्सिटी में फिलोसफिकल डिस्कोर्स ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे नजरिया बदलने लगा। 1737 CE में द गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन जर्मनी। 1737 में एक यूनिवर्सिटी बनी जर्मनी में, जिसका नाम क्या था, गॉटिंजन, ठीक है। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, और ये यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसा हुआ कि एक अलग सा डिपार्टमेंट था हिस्ट्री के लिए। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। बाद में और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज सेंटर बने जर्मनी में, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, बाद में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हुई जर्मनी में हिस्टोरिकल स्टडीज से रिलेटेड। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, चैप्टर का लास्ट पार्ट, और यही सबसे लेंदी पार्ट है। चैप्टर का लास्ट पार्ट और सबसे लेंदी पार्ट क्या है, नोटेबल स्कॉलर्स। नोटेबल स्कॉलर्स, नोटेबल स्कॉलर्स मतलब जो इंटेलेक्चुअल, जो समझदार लोग हैं, उन लोगों ने हिस्ट्री के बारे में क्या क्या बोला, उनकी नोटिस। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। बहुत सारे स्कॉलर्स का योगदान है, ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स का इम्पॉर्टेंट योगदान है हिस्टोरियोग्राफी को डेवलप करने में। लेट अस हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू नोटेबल स्कॉलर। हम लोग कुछ के बारे में अभी पढ़ेंगे, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, हम लोग कुछ के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो फर्स्ट वन इज रेनी डिकार्ड्स। देखो चैप्टर बहुत बोरिंग है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक माई बेस्ट, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, थोड़े बहुत जोक रहेंगे, प्लीज डोंट माइंड। फर्स्ट वन इज रेनी डिस्कार्ड्स, ठीक है। ये बाजू में पिक्चर दिख रहा है, उसका हेयर स्टाइल वगैरह यू कैन सी, आईब्रो देखो, थोड़ा फेस कट देखो, ठीक है। ये है रेनी डिस्कार्ड, थोड़ा स्मार्ट है, मतलब स्मार्ट नहीं, मतलब थोड़ा सा एंटिक है, ठीक है, थोड़ा सा हटके। तो ऐसे लोग हिस्टोरियन बनते हैं, जो थोड़ा हटके रहते हैं वही लोग साइंटिस्ट बनते हैं। आइंस्टाइन का फोटो देखा होगा, तो जो लोग हटके रहते हैं, बोलते हैं ना, जो हटके है वही थोड़ा यूनिक और थोड़ा स्पेशल हो जाता है। तो रेने डिस्कार्ड, ठीक है। रेने डिस्कार्ड was the foremost among the scholar who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. ये उनमें से है, ये सबसे आगे था, ठीक है, फोरमोस्ट सबसे आगे था स्कॉलर्स में, और इस बात पे ये इंसिस्ट कर रहा था, जोर दे रहा था कि वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई करो, वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। ये उनमें से था जो 15 सेंचुरी, देखो 1596 टू 1650, मतलब 16 सेंचुरी का बंदा है, 16 से 17 वाला, ठीक है। तो ये उनमें से था जो बोल रहा था, 17 सेंचुरी सॉरी, ठीक है, ये उनमें से था जो बोल रहा था कि सिर्फ रिलायबल, भरोसेमंद हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए, अच्छे से चेक करना चाहिए, उसको क्रिटिकली एग्जामिन, मतलब एकदम क्रिटिकली, मतलब डीपली एग्जामिन, चेक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन द बुक, और उसको जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, उसको जो भी भरोसेमंद हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, और वो उसके अपने उसके रूल्स के हिसाब से जो उसने अपनी एक बुक में लिखा है। बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन दी मेथड। क्या नाम है बुक का? डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन, ठीक है, या टीचिंग, एक्सप्लेनेशन, जो भी है। डिस्कोर्स ऑन मेथड, मेथड के ऊपर डिस्कशन या डिबेट। मैंने यहाँ डिबेट लिखा है, प्रॉपर इसका मीनिंग होता है किसी को सिखाना, डिस्कोर्स। द फॉलोइंग इज सपोज टू गेट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, और इसका साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च पे बहुत असर पड़ा। मतलब कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो भरोसेमंद हो उसको अच्छे से और क्रिटिकली एग्जामिन करो। तो इसका किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, कि साइंटिफिकली चेक करना। नेवर टू एक्सेप्ट, देखो रूल क्या है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, असल में यह आंसर भी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो लाइन क्या है? रेनी डिस्कार्ड्स, पीछे क्वेश्चन रहेगा, रेनी डिस्कार्ड ने क्या कहा अपनी बुक में एक्सेट्रा, तो यू कैन राइट। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग, कोई भी चीज को सच मत मानो जब तक कि तुम्हारे सारे डाउट निकल ना जाए।
नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू, कुछ भी सच मत एक्सेप्ट कर लो, कुछ भी सच मत मान लो. टिल और ग्राउंड्स ऑफ डाउट, जब तक के तुम्हारे सारे शक, डाउट, सारे शक आर एक्सक्लूडेड, निकल ना जाए, दूर ना हो जाए, बाहर ना चले जाए. जब तक तुम्हारा शक दूर ना हो जाए वो चीज को सच, जब तक तुम्हारा सारे शक मतलब एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए, तब तक उसको ट्रू मत मानो. ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड में बहुत हेल्पफुल रहा. नेक्स्ट, ये स्कॉलर हो गया, आंसर भी है ये तो ध्यान देना. नेक्स्ट, हर एक स्कॉलर के उसमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा. सेकेंड इज वोल्टायर. सेकेंड इज वोल्टायर्स. वोल्टायर्स ओरिजिनल नेम वोल्टायर. वोल्टायर्स का असली नाम क्या है? फ्रैंकोसिस मैरी ऑराउट. ठीक है, वोल्टायर का ओरिजिनल नेम क्या है? फ्रैंकोसिस मैरी. हाँ. नेक्स्ट, वोल्टायर वॉज फ्रेंच. ही वॉज फ्रेंच. कहाँ से था? फ्रांस. फ्रांस कंट्री से था, इसके लिए फ्रेंच. ठीक है, अब इसका, अब ये उसने ही किया है, मैंने नहीं किया है. ठीक है, उसने इसको फ्रेंच से कुछ फ्रेंच कट किया था, फिर मतलब चेहरा बेचारे का बिगाड़ दिया, जो भी है. ठीक है, थोड़ा सर पे एक तिलक भी लगा दिया उसने, जो भी है. वोल्टायर वॉज फ्रेंच. वोल्टायर फ्रॉम फ्रांस था. He opened that along with objective truth and chronology of historical event considering social tradition. ठीक है, देखो, he opened, उसका ओपिनियन था. ओपिन मतलब ओपिनियन. ओपिनियन को हिंदी में बोलते हैं राय, एडवाइस, मशवरा. उसका ऐसी एडवाइस थी दैट अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी, ट्रूथ और क्रोनोलॉजी के साथ साथ कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट के सच्चाई तो रहना चाहिए. क्रोनोलॉजी मतलब ऑर्डर में रहना चाहिए इवेंट, पहले क्या हुआ उसके बाद. ठीक है, ये सब के साथ साथ कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा वाज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इन हिस्टोग्राफी. मतलब क्रोनोलॉजी और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल चीजें भी देखनी चाहिए, यानी ट्रेडिशन. देखो, ट्रूथ और क्रोनोलॉजी के साथ साथ सोशल ट्रेडिशन भी देखना चाहिए, ट्रेड भी देखना चाहिए. सोशल ट्रेडिशन मतलब रस्मो रिवाज, ट्रेड उनका लेन देन, इकोनॉमी वहाँ की क्या इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब पैसा. ठीक है ना, करेंसी. एग्रीकल्चर, वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या था, खेतीबाड़ी एक्सेट्रा, वॉज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन हिस्टोग्राफी. मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजी नहीं चाहिए, बल्कि ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट रखती है हिस्टोग्राफी में. इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग. ठीक है, उसने ये बात को कहा कि सब कुछ समझना जरूरी है हिस्ट्री राइटिंग के लिए. ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट, ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए सारे मैटर्स समझना इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री राइटिंग के लिए ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट, ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए सारी चीजें, सारे काम. ठीक है, तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग. हिस्ट्री राइटिंग के लिए सब इंपॉर्टेंट है. Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. इसके लिए क्या बोला जाता है? वोल्टायर क्या है? वोल्टायर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फादर कहा जाता है. वोल्टायर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर कहा जाता है. सॉरी, नॉट फादर, फाउंडर. इसके लिए कहा जाता है कि वोल्टायर फाउंडर है. ठीक है, शोध करता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के. ठीक है, देखो वोल्टायर पे भी आंसर है, इसके लिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो ये भी कोई आंसर है, पीछे रहेगा. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वोल्टायर. तो पूरा पैराग्राफ लिखना है, आकर कुछ निकालना है तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, जॉर्ज विल्हेल्म फ्राइडरिच हेगल. ठीक है, जॉर्ज विल्हेल्म फ्राइडरिच हेगल. अब बहुत बड़ा नाम है. ठीक है, हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. हेगल कहाँ से था? जर्मन का फिलोसोफर है. He insisted that the historical reality should be present in logical manner. वो ये बात पर इंसिस्ट कर रहा था, जोर दे रहा था कि हिस्टोरिकल इवेंट कैसे रहना चाहिए? लॉजिकल मैनर में रहना चाहिए. मतलब लॉजिक रहना चाहिए, लॉजिकल मैनर में रहना चाहिए, उसमें कुछ लॉजिक रहना चाहिए. टू हिम द टाइमलाइंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस फुल स्टॉप है. ठीक है, वो भी उसने गंदा किया, लेकिन आई कैन रीड. ठीक है, तो उसके हिसाब से ही इंसिस्ट, वो क्या कहता था कि जो रियलिटी है वो लॉजिकल मैनर में रहना चाहिए. और वो क्या कहता था? टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस. जो हिस्टोरिकल इवेंट की टाइमलाइन है वो प्रोग्रेस बता रही है. मतलब ह्यूमन का प्रोग्रेस. हिस्ट्री क्या है? ह्यूमन का प्रोग्रेस, के पहले ये इन्वेंट हुआ, फिर ये इन्वेंट हुआ, फिर ये इन्वेंट हुआ, है ना. अभी तक लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल इन्वेंट हुए. इसके पहले तुम देखोगे
1910 अराउंड टीवीज थे, तभी मोबाइल को कोई जानता भी नहीं था। 1970, सॉरी वो भी बहुत आगे आ गया, 1980 से पहले तो मोबाइल क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, तो जो टाइम लाइन है हिस्ट्री का, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोग्रेस, आगे बढ़ रहा है ह्यूमन बीइंग। ही ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू द चेंज ओवर टाइम एज न्यू। और हिस्ट्री किससे बंधा है? वो ये कहता था कि हिस्ट्री बंधा हुआ है किससे? टाइम के हिसाब से बंधा हुआ है। हिस्ट्री में टाइम जैसा जैसा चेंज हो रहा है वैसा हिस्ट्री भी आगे बढ़ते जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हिस्ट्री में भी बदलाव आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यू एडमिन, देखो पूरा कंटिन्यूअस सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, तो he also thought that the presentation of history is bound to the change over time as new evidence would come forth। ठीक है, वो ऐसा कहता था कि हिस्ट्री की बाउंड्री में भी चेंज आएगा। हिस्ट्री एक फिक्स नहीं है, उसको भी वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे नए सबूत सामने आएंगे, जैसे नए एविडेंस सामने आएंगे हिस्ट्री के अंदर, धीरे धीरे हिस्ट्री बदलता जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी बाउंड्री लिमिटेड नहीं है। विथ हेगल्स फिलोसफी मैनी स्कॉलर वेज कन्विंस्ड, इसकी फिलोसफी से बहुत सारे स्कॉलर कन्विंस थे दैट हिस्टोरिकल मेथड वे नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी दो दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड। इसकी फिलोसफी पे बहुत सारे कन्विंस्ड मतलब सहमत थे कि हिस्टोरिकल मेथड कम क्वालिटी का नहीं है और कुछ साइंटिफिक मेथड से ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, देखो जॉर्ज हेगल का फोटो देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल इज पब्लिश इन द बुक। उसके जो लेक्चर्स है और उसने जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो एक बुक में जमा किए गए। बुक का नाम है, उसके लेक्चर्स और उसके आर्टिकल्स बुक में हैं। बुक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस। हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन, और उसकी और एक बुक है जिसका नाम है रीजन इन हिस्ट्री। ये भी बहुत जानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, देखो येलो बॉक्स में कुछ दिया है, मैं इसके लिए अभी पढ़ा रहा हूँ। ये हेगल से रिलेटेड है, हेगल। ठीक है, और ये एक आंसर भी है, पीछे क्वेश्चन है तो उसका ये आंसर है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन शायद ऐसा आएगा, व्हाट इज डायलेक्टिक्स, व्हाट इज डायलेक्टिक्स। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायलेक्टिक्स मतलब हेगल ने कहा हर चीज के दो पार्ट रहते हैं, हर चीज के दो सेक्शन रहते हैं। मतलब हर चीज को अच्छे से समझना है तो उसका अपोजिट देखना पड़ेगा। जैसे किसी को गुड समझना है तो बैड देखना पड़ेगा, किसी को सुख का एहसास करना है तो दुख देखना पड़ेगा। आखिर सुख ही सुख है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि सुख क्या होता है, लेकिन जब उसने दुख उस पर बीतती है तब उसको एहसास होता है सुख क्या है। तो हर बैड रहेगा तो पता चलता है व्हाट इज गुड। ठीक है, फॉल्स से पता चलता है ट्रू क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हेगल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट। कोई भी चीज का मतलब जानना है तो दो डायरेक्ट अपोजिट चाहिए, दो डायरेक्ट अपोजिट यूज होते हैं। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट फॉर अपोजिट। ठीक है, इंसान का दिमाग नहीं समझ सकता ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट। कोई भी इवेंट को इंसान नहीं समझ सकता जब तक कि उसका अपोजिट ना देखे। फॉर एग्जाम्पल ट्रू है तो फॉल्स, तो ट्रू को समझना है तो फॉल्स आना पड़ेगा, या फॉल्स समझना है तो ट्रू क्या होता है पता चलेगा। गुड्स को समझना है तो बैड समझना पड़ेगा, बैड समझना है तो गुड समझना पड़ेगा, एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स। आखिर किसी का ट्रू नेचर समझना है तो दोनों साइड देखना पड़ेगा, ट्रू एज वेल एज फॉल्स। वन साइड से डिसीजन नहीं होता। सिमिलरली गुड एंड बैड, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स। ये एनालाइज करने का तरीका, एनालाइज मतलब वेरीफाई, एनालाइज मतलब चेक करना, वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना। ठीक है, ये जो एनालाइज करने का तरीका है अपोजिट यूज करके, इसको कहते हैं डायलेक्टिक्स। तो पीछे आंसर होगा व्हाट इज डायलेक्टिक्स, यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, इन दिस मेथड अ थियरी इज प्रपोज। ये मेथड में उसने एक थियरी प्रपोज की बिगनिंग, एट द बिगनिंग। ये मेथड में डायलेक्टिक्स में उसने एक थियरी प्रपोज की बिगनिंग में, विच इज कॉल्ड थीसिस। इसको कहते हैं थीसिस, थियरी मतलब थीसिस। देन अनदर थियरी इज प्रपोज विच इज कॉन्ट्ररी टू थीसिस। फिर एक दूसरी थियरी लाई उसने जो इसकी उल्टी थी, कॉन्ट्ररी टू थीसिस। इट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। इसको कहते हैं थीसिस करके एक थियरी बताई, फिर दूसरी एक थियरी जो उसकी बिल्कुल उल्टे में लाई उसको बोलते हैं एंटीथेसिस।
आफ्टर अ थ्रू लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ अ न्यू थीसिस इज प्रपोज्ड विथ इंक्लूड द गिस्ट ऑफ बोथ. फिर दोनों को डिस्कस करके, थीसिस और एंटीथीसिस को अच्छी तरह से बोलते हैं ना, लॉजिकली डिस्कस करके, उन दोनों को मिलाकर, दोनों को अच्छे से डिस्कस करके एक नई थीसिस बनी, एक नई थियरी बनी. ठीक है, जिसमें दोनों का गिस्ट है, दोनों का रिजल्ट है. गिस्ट मतलब रिजल्ट, मिक्सचर. दोनों को मिलाकर, दोनों को डिस्कस करके, दोनों का गिस्ट होके एक नई थियरी बनी. ठीक है, और इसको कहते हैं थीसिस. गिस्ट ऑफ बोथ थीसिस एंड एंटीथीसिस, जिसमें दोनों का मिलाकर बना गया है. थीसिस और एंटीथीसिस दोनों को, मतलब दोनों साइड पर डिस्कस किए. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचे जिसको कहते हैं गिस्ट ऑफ बोथ. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थीसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस, और इसको क्या कहते हैं? सिंथेसिस. जो थीसिस और एंटीथीसिस को डिस्कस करने के बाद जो दोनों का गिस्ट हुआ, मिक्सचर बना, रिजल्ट आया, उसे कहते हैं सिंथेसिस. ठीक है, ये थियरी किसने बताई? जॉर्ज विल्हेल्म फ्राइडरिच हेगल. ऑलराइट, सो नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट कौन है? लियोपोल्ड वॉन रैंकी. ठीक है, एक और इंटेलेक्चुअल है, क्या नाम है? लियोपोल्ड वॉन रैंकी. ठीक है, लियोपोल्ड वॉन रैंकी. एक्चुअली मैं मोबाइल में भी देख रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में भी देख रहा हूँ. टेक्स्ट बुक भी अरेंज करनी पड़ रही, तो थोड़ा रीडिंग में अप डाउन हो रहा है. ठीक है, और टेक्स्ट बुक भी फोल्ड करके देखो, ये हाथ से मैंने ऐसी पकड़ी है इधर फिंगर से. नेक्स्ट, लियोपोल्ड वॉन रैंकी. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University. हिस्टोग्राफी 19th सेंचुरी की जो हिस्टोग्राफी थी बहुत प्रभावित हुई सोच से, बाय द थॉट. किसके सोच से? लियोपोल्ड वॉन रैंकी ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी. कहाँ से था ये? बर्लिन की यूनिवर्सिटी से. बर्लिन जर्मनी. अब इस पे फोकस मत करो, ये क्या है, चाय गिरी है कि तेल गिरा है, मुझे भी नहीं पता. ठीक है, जो भी है उसको पूछना पड़ेगा. हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी की जो हिस्टोग्राफी थी बहुत प्रभावित हुई, बहुत इन्फ्लुएंस हुई. किसकी सोच से? लियोपोल्ड वॉन रैंकी की, जो कहाँ से था? बर्लिन यूनिवर्सिटी से था. बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है, जर्मनी. ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. किसके बारे में बोला? क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बोल रहा था कि कैसे उसको. क्रिटिकल मेथड मतलब बहुत जो टफ एग्जामिनिंग मेथड है, यानी करेक्शन वाला मेथड, वेरीफाइंग मेथड. ही पुट एम्फसाइज ऑन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. वो कहता था कि किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए? वो इस बात पे जोर देता था कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गैदर करने की जो इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रहनी चाहिए. वो इस बात पे जोर देता था कि जो भी इंफॉर्मेशन रहे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिए जाए. ठीक है, all type of documents associated with a historical event needs to be examined with greatest care. और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड, उनको अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, ग्रेट केयर के साथ, बहुत संभाल कर, बहुत ध्यान से. ही बिलीव दैट विद द मेथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ. और वो ये मानता था कि ये आखिर अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे तो हिस्टोरिकल सच्चाई तक पहुंच पाएंगे. ये मेथड यूज करके ही हिस्टोरिकल सच्चाई तक पहुंचना पॉसिबल है. ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. और वो इसके खिलाफ था, जो लोग इमेजिन करके हिस्ट्री नरेट करते थे. इमेजिन, बहुत सारे लोग हैं जो इमेजिन करते पहले ये था वो था और हिस्ट्री नरेट करने लग जाते, पहले ये हुआ था वो हुआ था, मन घड़त कहानियां. तो वो इसके खिलाफ था. जो मन घड़त कहानियां थी, जो इमेजिनेटिव मतलब सोचा समझा, सिर्फ सोच के बोल रहा है, ऐसे नरेशन को वो क्रिटिसाइज करता था, मतलब अपोज करता था. ठीक है, वो गलत बताता था. कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन 2 बुक. उसने भी जो उसके सारे आर्टिकल्स 2 बुक में आए हैं. एक का नाम है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरा द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. उसके आर्टिकल्स 2 बुक में पब्लिश हुए हैं, थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, तो ये भी आंसर है शायद, इसके लिए मार्क किया हुआ है. नाम याद रखो, लियोपोल्ड वॉन रैंकी. ठीक है, तो ये आंसर है. देखो, आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन तुम्हें क्वेश्चन आंसर बैठ के एक नोटबुक में लिखने हैं और फिर उसको तुम बाहर करो जब चाहिए, लेकिन लिखो. जो लोग मुझसे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं वो मुझे कमेंट्स में स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं,
या लिंक भेज सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट का। कार्ल मार्क्स 1818 1883, ठीक है। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था एक्सेट्रा, देखते हैं उसके बारे में। कार्ल मार्क्स पिक्चर देख लो बाय द टाइम, ठीक है। कार्ल मार्क्स इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज। 19th सेंचुरी के आधे में एक नई स्कूल आगे आई, ठीक है। कीपिंग इन व्यू दैट द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स, और वो कार्ल मार्क्स की थीसिस पे आधारित थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री कोई सोचा समझा आइडिया नहीं है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री कोई सोची बनाई हुई चीज नहीं है, सोचकर बनाई हुई। एब्स्ट्रैक्ट मतलब थॉटफुल, सोचकर बनाई हुई। इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। हिस्ट्री असल में वो टाइम के लोगों ने जो जिया है वो आज की हिस्ट्री है। वो टाइम पे लोग जो जिंदगी गुजारे, जैसा उन्होंने जिया, वो आज की हिस्ट्री है। वो कोई सोचकर बनाई हुई चीज नहीं है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल। कार्ल मार्क्स के हिसाब से इंसानों में जो रिलेशनशिप रहती है, इंसानों की आपस की रिलेशनशिप फंडामेंटल नीड्स पे निर्भर करती है। फंडामेंटल नीड्स मतलब बेसिक ज़रूरतें, जो हमारी कॉमन बेसिक ज़रूरतें हैं, वो रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा ज़रूरतें, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा, एक्स्ट्रा कपड़े, वॉच, ठीक है, और जो भी है, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब रिलेशनशिप पे, मतलब ये सब चीज़ों पे ह्यूमन रिलेशनशिप डिपेंड करती है। इन सारी चीज़ों पे ह्यूमन रिलेशनशिप डिपेंड करती है, ठीक है। देखो रिलेशनशिप होती है ना, बॉस का कलीग से, है ना, बॉस का मैनेजर से, बॉस का वॉचमैन से, बॉस का ऑफिस क्लर्क से, ठीक है। तो ऐसा सबका रिलेशनशिप, फिर मैनेजर का वॉचमैन से, तो सबकी रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल नीड्स पे। एंड द ओनर एज वेल एज नेचर ऑफ द प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दिस नीड्स। और कौन? ओनर, जो ओनरशिप है, एंड द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन, और जो ओनरशिप है, जिसके पास ओनरशिप है और जिसके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सपोर्ट है, सहारा है, ठीक है, वो इस नीड्स को पूरी करता है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। और सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग स्टेट्स है, स्ट्राटा मतलब सेक्शन, सोसाइटी में जो अलग अलग लेवल है, वो सब ये मीन को नहीं पा सकते, हर किसी के बस में नहीं है। मतलब हर कोई आदमी बड़ी सी कार लेना चाहे नहीं ले सकता। जो ओनर है, जो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना, वही कार लेगा। वही जो नॉर्मल मिडिल क्लास है उसके पास वैसी बड़ी कार नहीं होगी, हो सकता है वो छोटे साइज की कार हो। उससे लोअर क्लास वाला कार ही नहीं खरीद सकता, वो बाइक लेके, बाइक में उससे भी लोअर क्लास, लोअर टू लोअर क्लास वाले के पास साइकिल ही है, और कुछ इतने गरीब है उनके पास साइकिल भी नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? जो एक्सेसिबिलिटी है ऑफ द मीन, मतलब जो भी प्रोडक्शन को एक्सेस करना है, वो हर सोसाइटी के लिए इक्वल नहीं है, सोसाइटी के हर लेवल के लिए इक्वल नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। ये इनइक्वालिटी की वजह से, दिस इनइक्वालिटी कॉजेज अ डाइवर्जन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू द क्लास स्ट्रगल। ये इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में डिवीजन आता है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ये इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है? लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल, लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्लास में स्ट्रगल होने लगता है। लोअर क्लास स्ट्रगल करके अपर क्लास में जाना चाहते हैं, अपर क्लास स्ट्रगल करके और अपर क्लास में जाना चाहते हैं, है ना। तो लोअर क्लास, वैसे तो हम क्लास को इन इंडिया हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लेकिन इसमें भी सब डिवीजन है। लोअर टू लोअर क्लास है, अपर लोअर क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, फिर अपर क्लास में भी 2 सेक्शन है, लोअर अपर क्लास है और अपर क्लास है, ठीक है। ऐसा डिवीजन है, ठीक है, सब डिवीजन है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? सोसाइटी में ये जो डिवीजन है क्लासेस में, वो इनइक्वालिटी की वजह से, मतलब कोई रिच है कोई पुअर है, इसकी वजह से क्लासेस को स्ट्रगल करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मार्क मतलब कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के हिसाब से ह्यूमन हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। As the class that owns the means of production economically exploit the rest of the classes, ठीक है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये क्लास का स्ट्रगल है, हिस्ट्री क्या है? क्लास ऑफ स्ट्रगल है, ठीक है, क्लास का स्ट्रगल है। और कार्ल मार्क्स के हिसाब से जिसके पास है
मतलब जो ओन कर रहा है, जिसके पास है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या करता है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट, वो पैसे के मामले में फायदा उठाता है रेस्ट ऑफ क्लासेस का। जो ओनर है, जो रिच है, ठीक है, जिसके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन है, वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है, एडवांटेज लेता है बाकी सब क्लासेस का। मतलब जो पुअर क्लासेस है, जिनके पास नहीं है, उनका एडवांटेज कौन लेता है, ओइंग क्लासेस, ठीक है, फर्स्ट अपर क्लास। दास कैपिटल, अ ट्रीटीज रिटन बाय हिम इज द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है दास कैपिटल, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती बुक, उसमें उसने ये ट्रीटीज लिखी है। नेक्स्ट, ये कार्ल मार्क्स आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आंसर में है, टॉपिक मार्किंग है इसमें। नेक्स्ट, एनालिस स्कूल, एनालिस स्कूल, ठीक है। अभी एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई, तभी फ्रांस में एक स्कूल खुली हिस्टोरियोग्राफी के हिसाब से, और उसका नाम था एनालिस स्कूल। ऑन द onset of 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as Annales School. Annales School gave a new direction to the history writing. Annales School से हिस्ट्री राइटिंग को एक नया रास्ता मिला, ठीक है। It was recognized now that history is not only both about the political event. अब ये पता चला कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, या सिर्फ राजा के बारे में या महान लीडर के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। एनालिस स्कूल ने ये बात को, अब ये बात समझ में आने लगी कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट या राजा के बारे में या महान लीडर्स के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में या डिप्लोमेसी के बारे में, वॉर एक्सेट्रा एंड वॉर, डिप्लोमेसी मतलब जो फ्रेंडशिप हुई, झगड़ा हुआ, डिप्लोमेट्स हुए एक्सेट्रा, इनके बारे में या वॉर के बारे में नहीं है। हिस्ट्री सिर्फ ये सब नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ एजुकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब हिस्ट्री सिर्फ राजा के बारे में, वॉर के बारे में, ग्रेट लीडर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, यही सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, लोकल लोगों के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ट्रेड के बारे में, ये सब मिलाकर हिस्ट्री बनता है, ठीक है। साइकोलॉजी मतलब सोच, हाँ, कलेक्टिव साइकोलॉजी सबकी मिलीजुली समझ, सोच, साइकोलॉजी समझ एक्सेट्रा। इन द हिस्टोरिकल टाइम में जो भी लोकल पीपल थे, उनका एग्रीकल्चर क्या था, वहाँ का क्लाइमेट क्या था, वहाँ की टेक्नोलॉजी क्या क्या थी, वो लोग ट्रेड कैसा करते थे, उनका कम्युनिकेशन का तरीका क्या था, ये सब मिला के, और उनकी मिलीजुली सोच क्या थी, ठीक है। ये सब वो टाइम के पुराने लोगों को, ये सब भी हिस्ट्री है, ठीक है। द एनालिस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। फ्रेंच हिस्टोरियंस ने मिलके क्या की थी, एनालिस स्कूल स्टार्ट की थी, ठीक है। ये भी आंसर में है, मार्किंग आंसर में है, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, फेमिनिस्ट मतलब फीमेल, देखो पहले जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी वो सब मेल डोमिनेटेड थी, सब किंग के बारे में, और जो पॉलिटिकल लीडर थे वो भी मेल, यानी पूरी मेल डोमिनेटेड थी, यानी उसमें सिर्फ मेल्स के बारे में था, सिर्फ मर्दों के बारे में था, औरतों के बारे में कुछ नहीं था, ठीक है। पहले जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी उसमें सिर्फ मेल यानी मर्दों के बारे में था, फीमेल औरतों के बारे में कुछ नहीं था, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जब आई तो एक हिस्टोरियन थी जो फीमेल थी, उसने इस बात पर जोर दिया कि ये तो गलत है, फीमेल्स के बारे में भी बहुत हिस्ट्री है, तो वो भी लिखी जानी चाहिए, ठीक है। तो देखते क्या है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वुमेन। हिस्ट्री को फिर से बनाओ, हिस्ट्री को फिर से लिखो औरतों के नजरिए से, औरतों के हिसाब से, पर्सपेक्टिव्स ऑफ वुमेन के हिसाब से हिस्ट्री को फिर बनाना चाहिए, फिर लिखना चाहिए। द राइटिंग ऑफ सिमोन डी बिहेवियर हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ फेमिनिज्म। ये फीमेल हिस्टोरियन है जिसका नाम है सिमोन डी बिहेवियर। इसने लिखा है कि देखो, द राइटिंग ऑफ सिमोन डी बिहेवियर हेल्प्ड इन, इसने हेल्प किया एस्टैब्लिश करने में क्या, फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। फेमिनिज्म मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन। शी वॉज फ्रेंच, कहाँ से थी ये, फ्रेंच की थी।
The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in the history but also on the rethinking of male dominated perspectives of history. सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ वुमेन को इंक्लूड करो, वुमेन को हिस्ट्री में इंक्लूड करो, यानी वुमेन हिस्ट्री को भी इंक्लूड करो. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फिर से सोचो क्या मेल डोमिनेटेड हिस्ट्री के बारे में, कि ये पूरी हिस्ट्री जो अब तक है वो मेल डोमिनेटेड है, तो उसके बारे में फिर से सोचकर फिर से उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना है. रिस्ट्रक्चरिंग मतलब फिर से बनाना है, फिर से लिखो, इस पे सोच पे जोर देना है. ठीक है, कि सिर्फ इंक्लूड मत करो वुमेन्स हिस्ट्री को, बल्कि ये सोचो कि मेल डोमिनेटेड हिस्ट्री पढ़ी जा रही है, फीमेल का कुछ है ही नहीं. इट्स ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन द डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट. ठीक है, इट ड्रोव्स मतलब पुश, इट रिजल्ट्स. इसकी वजह से क्या हुआ, हिस्टोरिकल रिसर्च होने लगे, हिस्टोरिकल रिसर्च फोकस करने लगे क्या गहराई को लेकर, वुमेन का क्या रोल है हिस्ट्री में, वुमेन का क्या एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वुमेन्स लोग ने जो एम्प्लॉयमेंट किया, वुमेन्स लोग का ट्रेड यूनियन में जो रोल था, इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स लोग का क्या रोल था. ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखो वापस, इट ड्रोव्स हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन द डेप्थ. ठीक है, गहराई में जाना, ऑन वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग मैटर्स में, वुमेन्स के, ऑफ वुमेन्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स में गहराई में जाना, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, रोल इन ट्रेड यूनियन, इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज. ठीक है, उनके भलाई के लिए जो इंस्टीट्यूशन चल रहे थे उनके उसकी गहराई में जाना, देयर फैमिली लाइफ, वुमेन्स की फैमिली लाइफ एक्सेट्रा. In historical writing, after 1919, women were portrayed as an independent social class. और इसके बाद 1919 में वुमेन को इंडिपेंडेंट सोशल क्लास माना गया, वुमेन को इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर सोशल क्लास माना गया, वरना इसके पहले तो मेल डिपेंडेंट माना जा रहा था कि मर्दों पर डिपेंडेंट है. ऑलराइट, नाउ लास्ट टॉपिक, लास्ट हिस्टोरियन कौन है, मिखेल. लास्ट स्कॉलर कौन है, मिखेल फोकॉल्ट. ठीक है, मिकेल फोकॉल्ट. द फ्रेंच हिस्टोरियन, ये भी कहाँ से था, फ्रेंच हिस्टोरियन था 20th सेंचुरी का. मिकेल फोकॉल्ट ब्रॉट फॉर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी. इसने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हिस्टोरियोग्राफी में. ही इन हिज बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्ग्यूड दैट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन अ क्रोनोलॉजी ऑर्डर इज नॉट राइट. वो अपनी बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहता है कि सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना हिस्टोरिकल इवेंट को सही नहीं है. ही ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन पोस्ट. उसका कहना ये था कि आर्कोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है, उसका ये कहना था कि आर्कोलॉजी अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ तक नहीं लेके जाती है. ठीक है, लेकिन वो रिलेशन बताती है, वो ट्रांजिशन बताती है, जो वेरियस इवेंट है उनके अंदर जो लिंक है वो आर्कोलॉजी से ओपन होता है. ठीक है, Foucault felt that explaining the transition in history is more important. उसके हिसाब से हिस्ट्री में ट्रांजिशन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो वो कहता था कि आर्कोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करती हिस्ट्री की सच्चाई, लेकिन वो ट्रांजिशन बताती है, लिंक बताती है, और उसके हिसाब से ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, और उसको ये क्या कहता था, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज. Foucault subjected the so far unacknowledged area by historians such as psychology, disorder, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. और उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें अब तक नॉलेज में नहीं ली गई है हिस्टोरी के, इस पे भी हिस्टोरिकल एनालाइज होना चाहिए. कौन सी चीज़ें हिस्टोरियन ने ये सब चीज़ों पे अब तक केयर नहीं किया है, कौन सी चीज़ों पर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर, साइकोलॉजिकल मतलब सोच में जो डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजन जेल एडमिनिस्ट्रेशन, जेल में जो कैदियों को जो देख रेख की जाती, जो उन पे जो कानून वगैरह बनता है, ठीक है, कैदियों का कानून, तो ये सब पे भी हिस्टोरियन ने अब तक ध्यान नहीं दिया है, तो ये सब भी देखना चाहिए, इनका ट्रांजिशन क्या है देखना चाहिए. लास्ट, thus the scope of historiography kept continuously expanding.
इसके हिसाब से हिस्टोरियोग्राफी कंटिन्यूस बढ़ती रही। राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। और हिस्टोरियोग्राफी के आधार पर ये सब चीजें आई, ठीक है, आर्किटेक्चर आया, लिटरेचर आया, ठीक है, स्कल्पचर बने, ड्राइंग और पेंटिंग्स बनी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म और टेलीविजन। फिल्म और टेलीविजन से तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। आर्किटेक्चर में हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर तो हमारे वहाँ ताजमहल है, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कल्पचर मतलब स्टैच्यूज जो बने हिस्ट्री में पास्ट में, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बाय दिस आई हैव फिनिश द चैप्टर। एक टॉपिक मैंने मिस किया है, मैं भी बता रहा हूँ। सो ये टॉपिक मैंने स्किप किया था, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, सॉरी ये इंस्क्रिप्शन है। किधर है ये इंस्क्रिप्शन? म्यूजियम में रखा हुआ है। कौन से म्यूजियम में? लॉर। द अबव पिक्चर शोज द फ्रेगमेंट्स ऑफ अर्लियस्ट इंस्क्रिप्शन, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल्स ऑफ सोल्जर होल्डिंग शील्ड। इसमें क्या दिख रहा है? बहुत सारे सोल्जर्स है, सोल्जर्स, उनके हाथ में शील्ड है, ढाल, कवच, और हाथ में स्पीयर्स है, भाले, ठीक है, और आगे उनका जनरल है, ठीक है, मतलब हेड। शील्ड एंड स्पीयर इज सीन। द जनरल मतलब उनका कैप्टन इज इन द फ्रंट। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू समर सिविलाइजेशन। ये कौन से ये कभी का है? ये जब ट्रेस किया गया तो पता चला ये सुमर सिविलाइजेशन का है। सुमर सिविलाइजेशन जैसे इंडिया में जो मिला, इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले जो हरप्पन सिविलाइजेशन के थे। हरप्पन सिविलाइजेशन 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो वैसा ये सुमर सिविलाइजेशन के। इन मेसोपोटामिया, कहाँ पे था ये सुमर सिविलाइजेशन? कौन सी जगह पे था? मेसोपोटामिया जगह का नाम है। नेम ऑफ सुमेरियन किंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड। और वो राजा ने, सुमेरियन के किंग ने, जो भी उनके राजा ने और उनकी जो लड़ाई की स्टोरीज है, ठीक है, ये सब संभाल के रखी गई है इंस्क्रिप्शन में। ये सब प्रिजर्व की गई है इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैंने बताया ना पहले, हम लोग क्या करते, पिक्चर्स ले लेते, लेकिन वो टाइम पे कैमरास थोड़ी थे, तो वो टाइम पे ऐसे इंस्क्रिप्शन बनाए जाते थे मेटल या रॉक पर, ठीक है। द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन शो अबाउट डेट बैक टू 4500 BCE। ये इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है? 4500 साल BCE, बिफोर क्राइस्ट। एक तो वो है BCE, कुछ अलग है, समझा? मतलब एक तो AD है और एक BCE है, तो उसके भी पहले का 4500 ईयर्स। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल, मतलब 4500 BCE का है, मतलब इतना पुराना है। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम। ये इंस्क्रिप्शन में क्या बताया जा रहा है? बैटल, वॉर बिटवीन दो किंगडम के बीच में। इट इज नाउ डिस्प्लेड एट दी लॉरे म्यूजियम इन फ्रांस। और अभी ये किधर रखा हुआ है? फ्रांस के म्यूजियम में। क्या नाम है म्यूजियम का? ठीक है। आई होप पूरा चैप्टर समझा तुम्हें। आखिर चैप्टर समझा है तो टेक्स्ट बुक के पीछे कुछ क्वेश्चंस है, ये सब खुद से सॉल्व करो, ठीक है, और उसको पढ़ना है, बाय करना है। इसमें से 90% आएगा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10% रहते हैं हिस्ट्री में, लेकिन 90% टेक्सचुअल क्वेश्चंस, मतलब ये टेक्स्ट बुक के बैक साइड के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से 90% नहीं आएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हर चैप्टर के टेक्स्ट बुक के पीछे से क्वेश्चन आने 90% आता है, ठीक है। सो प्रिपेयर करो अच्छे से इसको। और वीडियो समझ में आया? देखो वीडियो आधे में स्किप जो किया वो लॉस में है, कुछ फायदा नहीं। वीडियो समझ में आया, ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, और कमेंट्स करो। कमेंट्स रीड करने मुझे अच्छा लगता है। अगर अच्छा कमेंट है तो अच्छी बात है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ मिस्टेक्स है तो भी बताओ, क्योंकि मैं कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं, नॉर्मल ह्यूमन हूँ, तो मिस्टेक्स तो होती है मुझसे भी, ठीक है। तो कुछ भी मिस्टेक्स है मेरे से तो मुझे फॉरवर्ड करो, मुझे कमेंट करो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फॉरवर्ड या मतलब शेयर याद से करो। ओके, थैंक यू।